नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रीलंका में किस कदर हालात खराब हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि डॉक्टरों को मरीजों को ये सलाह देनी पड़ रही है कि आप बीमार ना पड़ें या फिर हादसे का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि दवाएं कम पड़ गई हैं। बता दें, श्रीलंका में जारी संकट के बीच दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। अब कुछ डॉक्टर सोशल मीडिया पर इसके लिए सहायता करने की गुहार लगा रहे हैं। दवाइयों की कमी का नतीजा ये निकल रहा है कि डॉक्टर अब मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि बीमार ना पड़ें, दुर्घटना का शिकार ना हो जाएं। श्रीलंका के पास ईंधन और भोजन जैसे बुनियादी आयातों के भुगतान के लिए भी पैसे नहीं हैं। दवाएं भी खत्म हो रही हैं। दवाओं के लिए कुछ डॉक्टरों ने सोशल मीडिया की ओर रुख किया है। श्रीलंका के फरार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अब सिंगापुर जा रहे हैं। वो सुबह मालदीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें शरण नहीं मिली तो वो सिंगापुर की ओर चल दिए हैं। श्रीलंका के प्रमुख अखबार डेली मिरर ने अभी ये खबर दी है। बता दें, गोटाबाया राजपक्षे मंगलवार देर रात मुल्क छोड़कर भाग गए थे। वो परिवार के साथ मालदीव पहुंचे, लेकिन मालदीव ने राष्ट्रपति, उनके परिवार और स्टाफ को शरण देने से इनकार कर दिया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि सिंगापुर में उनको शरण मिलेगी या नहीं। बहरहाल, मालदीव में इनकार के बाद गोटाबाया सिंगापुर की ओर उड़ गए हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं और उन्होंने कोलंबो में स्थित प्रधानमंत्री के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। राजधानी कोलंबो में बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और वो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर और संसद आवास की ओर कूच करने लगे। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। इसमें कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी सरकारी न्यूज़ चैनल रूपवाहिनी कॉरपोरेशन के दफ्तर पर भी पहुंच गए और उन्होंने इसका प्रसारण रोक दिया। इस बीच श्रीलंका की संसद के स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बुधवार को ही अपना इस्तीफा भेज देंगे। उन्होंने कहा कि संसद में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के उग्र विरोध के बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस को निर्देश दिया है कि व्यवस्था को बहाल करने के लिए जो भी जरूरी हो वो करें। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम फांसीवादियों को सत्ता संभालने की अनुमति नहीं दे सकते। श्रीलंका में हालात खराब होने और राष्ट्रपति के देश छोड़कर भाग जाने के बाद सवाल है कि सत्ता कौन संभालेगा, जिसके बाद ऐसे नेताओं में सबसे बड़ा नाम सामने आता है साजिद प्रेमदासा का। साजिद प्रेमदासा की पार्टी का नाम समागी जाना बालवेगाया है और इसके गठबंधन के पास 53 सांसद हैं। अगर वो राजपक्षे की पार्टी से टूटकर आए 43 निर्दलीय सांसदों, तमिल नेशनल अलायंस के 10 सांसदों और जेवीबी के 3 सांसदों का समर्थन हासिल कर लेते हैं तो वो इस मुल्क के राष्ट्रपति बनने के करीब पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 20 जुलाई को होगा। ये चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा और इसमें कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता है। बता दें, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए संसद में 113 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। प्रेमदासा कह चुके हैं कि वो श्रीलंका को बचाने के लिए और अपने मुल्क की इकॉनमी को खड़ा करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में जो ताज़ा सियासी हालात दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्रेमदासा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सरकार बन सकती है। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावों के बाद बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जमकर निशाना साधा है। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया था कि हामिद अंसारी ने उन्हें 2005 से 2011 के बीच 5 बार दिल्ली आमंत्रित किया था और इन यात्राओं के दौरान जुटाई गई जानकारियां उन्होंने ISI के साथ साझा की थी। इसके बाद बीजेपी ने तीखे सवाल पूछे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मिर्जा ने कहा है कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अंसारी से मुलाकात की और उन्होंने गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां साझा की। भाटिया ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं साझा की जा सकती, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की सरकार की यही नीति थी। कांग्रेस देश की अति गोपनीय चीज़ों को दूसरे देश से साझा कर रही थी, जिसका वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए देश की जनता आज व्यथित है। गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी से सवाल किया कि आपने इस व्यक्ति को आमंत्रित किया और आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां साझा की। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावों और बीजेपी के हमलों के बीच पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जवाब दिया है। उन्होंने बयान जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार के दावों पर कहा कि मैंने ना तो उसे कभी बुलाया है और ना ही उससे कभी मुलाकात की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बयान जारी कर कहा कि आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता भी शामिल हैं।
हामिद अंसारी ने कहा कि यह तथ्य सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति विदेशी हस्तियों को सरकार और आमतौर पर विदेश मंत्रालय की सलाह पर न्योता देते हैं। मैंने 11 दिसंबर 2010 को आतंकवाद पर हुए सम्मेलन का उद्घाटन किया था। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत इस सम्मेलन में आमंत्रित लोगों की सूची आयोजकों ने बनाई होगी, ना ही मैंने उसे न्योता दिया था और ना ही उससे मुलाकात की थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। बता दें कि साल 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मोदी सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से कार्यक्रम भी चला रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बूस्टर डोज सभी नागरिकों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर लगाई जाएगी। इस साल 10 अप्रैल से भारत में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को बूस्टर शॉट या प्रिकॉशन डोज लगाने का काम शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में बुलडोजर से कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा और कहा कि वो जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को अब सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? अगर हम इस तरह का आदेश पारित करते हैं तो क्या हम अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे? बता दें, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम निकाय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि हिंसा के हालिया मामलों में कथित आरोपियों की संपत्तियों को और नहीं तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है। इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए CJI रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया। भूषण ने कहा, ये कर्नाटक के हिजाब के मामले हैं, इनको बिल्कुल भी सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ये मार्च में दायर किए गए थे। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद CJI रमन्ना ने कहा कि 2 बेंच काम नहीं कर रही हैं, इसलिए हमें फिर से वितरण करना पड़ा। CJI रमन्ना ने कहा कि अगले सप्ताह उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें। एक्टर सुशांत सिंह ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। इस केस में एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 34 लोगों के अलावा रिया चक्रवर्ती का भी नाम शामिल किया गया है। NCB चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती गांजा लेकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी और उनकी लत को बढ़ावा दिया। रिया पर थोड़ी मात्रा में गांजा खरीदने और खरीद को फाइनेंस करने का भी आरोप है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।